हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं यहाँ पे ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 6 बार लगातार यूपीएससी प्रीलिम्स निकाला। तो सबसे पहले मेरे बारे में यहाँ पे कुछ आप देखेंगे कि मेरा नाम यहाँ पे सबसे पहले मयूर है। और आई क्लियर द मोस्ट ब्रूटल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम 6 टाइम्स इन अ रो। तो यूपीएससी को वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। मैं उसका प्रीलिम्स पार्ट को मोस्ट ब्रूटल पार्ट कहता हूँ, क्योंकि उसमें जितने लोग भी भरते हैं 99% लोग आगे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, सबसे ब्रूटल है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मैंने अपने रोल नंबर्स ईयर वाइज भी दे रखे हैं ऑथेंटिसिटी के लिए, बिकॉज सम माइट बिलीव दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप कभी भी जाके यूपीएससी की वेबसाइट्स पे या उनकी पीडीएफ्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगी हर ईयर की यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट की। उसमें आप रोल नंबर और उसके सामने मेरा नेम भी चेक कर सकते हैं, मयूर सिंह तोमर। ठीक है। तो इन अटेम्प्ट्स के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मेरे कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ऊपर, 20 मार्क्स ऊपर, कई बार तो 30 मार्क्स ऊपर भी आए हुए हैं। 2016 का अटेम्प्ट वॉज सच एन अटेम्प्ट जहाँ पे मैंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए अपना स्कोर 142 तक ले गया था, व्हेन कट ऑफ वाज ओनली 140। ठीक है। तो ऐसा है। फिर तो व्हाट इज माय अप्रोच। तो ये जो वीडियो है इसी के बारे में है। तो अप्रोच मेरी जो है उसको मैं त्रिशूल स्ट्रेटजी कहता हूँ। ये एक ओवरऑल जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो हम जब चालू करते हैं तो लगभग बेसिकली 3 मंथ पहले हमको एटलीस्ट कर देना चाहिए। एग्जाम बहुत टफ है, ब्रूटल है, उसको उसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेंस तो मेन ही पार्ट है, उसके बिना तो आप फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं। लेकिन मेंस तक पहुंचोगी नहीं तो फिर कैसे होगा। तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए जो 3 मंथ का मैंने प्रोसेस रखा हुआ है वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। तो उसमें भी जो बेसिक 3 स्ट्रेटजी है कि एटीट्यूड बिल्डिंग है, जिसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम हम डील करते हैं। बिकॉज इन प्रीलिम्स एग्जाम आप बिलीव करिए आपको साइकोलॉजिकल थिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी। होल एग्जाम इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, मतलब काफ़ी लंबी खिंची हुई प्रोसेस होती है। तो उसको हमको डील करने के लिए हमको साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करनी पड़ती है। फिर एक एप्टीट्यूड बिल्डिंग पार्ट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी है। और ज़्यादातर जो कोचिंग्स हैं या फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमेशा सिर्फ नॉलेज पार्ट ही पढ़ाते हैं प्रीलिम्स का। नॉलेज पार्ट देखिए, कम से कम मुझे लगता है अगर 5-6 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, 10 लाख फॉर्म भरते हैं, ऐसा कुछ आंकड़ा है मोर और लेस। और तो उसमें 1 लाख लोग तो दिल्ली में रह के पढ़ ही रहे होते हैं ना एटलीस्ट। तो नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उन 10,000 में आने के लिए बहुत कुछ लगता है अपार्ट फ्रॉम दैट। तो मेरी स्ट्रेटजी में सभी चीज़ों को बराबर महत्व है। और जो थर्ड पार्ट है वो एग्जाम डे स्ट्रेटजी है, बहुत महत्वपूर्ण है वो भी। तो आपको चलिए वन बाय वन मैं आपको सब बताता हूँ कैसे। ठीक है। तो सबसे पहले एटीट्यूड में क्या करना है। अच्छा, एटीट्यूड में जो मैं लाइफ में भी आपको कहूँगा कि रखिए, और इस एग्जाम के लिए तो खासकर, क्योंकि ये अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड। ठीक है। लेकिन आपका अगर एटीट्यूड क्यूरियोसिटी वाला है, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट इट, है ना। तो जो भी आपके आजू बाजू हो रहा है, मतलब आपके घर में अगर फ्रिज आ रहा है तो उसमें कितने स्टार लगे हुए हैं, कौन सी कंपनी या कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वो कर रही है, उसको 5 स्टार रेटिंग दे रही है, आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। कि आपके घर के किस किस डिवाइस में आप स्टार रेटिंग पाएंगे। आपकी बॉटल जो है उस पर कई बार आपने देखा होगा बीपीए लिखा रहता है। ठीक है। तो बीपीए का पूछ लिया था क्या मतलब होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको अपना माइंड खुला रखना है। आजू बाजू हर चीज जो भी हो रही है, एसी क्या है, करंट डीसी क्या है, ये आप बचपन में पढ़ते हैं। तो बी क्यूरियस अबाउट इट। सेकंड थिंग इज अबाउट रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस जो है वो ये नहीं है कि आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितने आपने मटेरियल जुगाड़ लिए हैं, ठीक है, क्या क्या आपने कर लिया। रिसोर्सफुलनेस है आपके पास जो भी है उससे काम चलाना है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इस एग्जाम में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। जो भी आपके पास है आपको उसको यूज करना है और इस एग्जाम को निकालना है। और बिलीव करिए कि बहुत कम कम रिसोर्सेज वालों ने भी एग्जाम निकाला हुआ है। ठीक है। रिसर्च का माइंडसेट होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है कि हमको तो जो पावर ऑफ इंटरनेट और हमारा जो माइंड है उससे हमको हमेशा हर चीज को थोड़ा सा आगे जाके पढ़ना है। यूपीएससी भी
क्या करता है, मुझे लगता है एग्जामिनर्स होते हैं वो देखते हैं कि मार्केट में क्लीशे नॉलेज कहाँ तक है, उसके एक लेवल आके जाके पूछने की कोशिश करते हैं। तो हम भी जब भी जो चीज़ पढ़ेंगे उसके थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ठीक है। और एक्साइटमेंट टू लर्न होना चाहिए, टू फेल एंड देन अगेन लर्न। ठीक है, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। रोज आप हो सकता है टाइम टेबल बनाएं और कई बार उसमें फेल हो, लेकिन ये एक दिन का बैटल नहीं है। तो आपको ये आना चाहिए कि फेल भी हो रहा है तो उससे कुछ सीख रहा है। ठीक है, गेटिंग अप ईच टाइम यू फेल। ठीक है, क्यूरेटिंग ईच थिंग्स टू एग्जाम नीड। अब जो ऊपर इतनी सारी चीजें बताई आपको, एटीट्यूड, रिसोर्सफुलनेस, रिसर्च, ये सब जो चीजें हैं, ये सब बह नहीं जाना है। ठीक है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एग्जाम पर्पस से होना चाहिए। आपका मेन बात है एग्जाम निकालो, फिर एग्जाम के बाद आपको जितना क्यूरियोसिटी से बड़ी बड़ी बुकें पढ़नी है, जो करना है, सब कुछ जानिए। फॉर एग्जाम्पल कथकली का डांस है, आपने अगर पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ तक ये लोग पूछते हैं। उसका एक दो और आगे तक चीजें आप उसके फैक्ट्स याद कर लीजिए, कहाँ होता है, कैसी ड्रेस है, आ, कितने एलेबोरेट एक्सप्रेशंस यूज होते हैं उसमें। ठीक है, और उनको क्या कहते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो इतनी चीजें आपने पढ़ ली, एक बार आपने जाके वीडियो खोल के उसका देख भी लिया कैसा होता है, तो हो सकता है पूछ लें इसके साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, मृदंगम होता है, क्या होता है ना, आजू बाजू लोग खड़े रहते हैं। तो ये आपने कर लिया। अच्छा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है सब उस पूरे एग्जाम की, वो है लव एंड रेफरेंस और भारत एंड इट्स पीपल। भारत और उसके लोगों के बारे में आपकी उत्सुकता होनी चाहिए, आपकी कंसर्न होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। ठीक है, यू कैन नॉट बिकम अ सिविल सर्वेंट इफ यू डोंट लाइक योर कंट्री, प्लेन एंड सिंपल, लाइक दैट। फिल्म्स में वो पूछेगा इस प्रकार से प्रश्न, ये आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होता, ये एक एप्टीट्यूड एस्पेक्ट है इसका। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेगेटिव कॉनोटेशन की चीजें बहुत कम आती हैं, मिलती हैं एग्जाम में, तो उसको एलिमिनेट करना होता है। तो वो भी आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, अगली चीज है एप्टीट्यूड बिल्डिंग, जिसमें हम अपना जो नॉलेज है, जो कोर नॉलेज है, वो हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है, जो फर्स्ट पार्ट में, कि अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं तो नॉलेज का जो पार्ट है उसका मेरे पास इलेबोरेट प्लान है आपके पास, आपके लिए। ठीक है, मुझे हर बार फायदा किया है, आपको करे तो देखिएगा। तो इसमें इसेंशियल्स क्या है, पहली बात तो उस प्लान के चालू होने के पहले आपका सिलेबस एटलीस्ट प्रीलिम्स और मेंस का वन टाइम कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, जीएस का, ऑप्शनल का भी हो जाना चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, वैसे तो एक बार। बाकी कई लोगों ने फिर बाद में भी किया हुआ है, तो एक्सेप्शंस तो हर ही जगह होते हैं, पर हमको ये देख के चलना कॉमन फ्रेमवर्क क्या ले सकते हैं। पीवाईक्यूज आपके होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज होने के कारण आपको पता रहेगा आपको कोई चीज कहाँ तक पढ़नी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप फिर क्या पढ़ते ही चले जाएंगे और उसका सिलेबस खत्म नहीं होता। आर्ट एंड कल्चर में जिंदगी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो आपको मार्केट में मिली जाएंगी, मैं भी आपको बता दूंगा। जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैं आपको स्ट्रेटजीज अलग अलग बताऊंगा, अभी ओवरऑल बता रहा हूँ, तो उसमें बता दूंगा कि कौन सी बुक से पढ़ें। ठीक है, और फिर करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है हम कहते हैं इन्फोडेमिक आ गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन का पेंडेमिक है। सब जगह बहुत इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, यूट्यूब पे कोई भी आके मुंह उठा के कुछ भी बना रहा है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट सोर्सेज पकड़ने हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज पकड़ने हैं। आपको न्यूज़ भी ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज से ही सुननी है। एग्जाम निकालना है ना तो इन जगह से सुनना है। ठीक है, बाकी आपका गवर्नमेंट पे भरोसा है नहीं है वो चीज़ अलग है। ठीक है, पॉलिटिकल गेम्स के खेलने के लिए लाइफ पड़ी हुई है, अभी एग्जाम निकालने हैं, तो आपको गवर्नमेंट सोर्स से ऑथेंटिक होते हैं और मोर और लेस दूसरों से बेटर होते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक सोर्सेज में क्या आ जाता है, एक पीआईबी का अपना वेबसाइट है, पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी वहाँ रहती है, रोज डेली न्यूज़ आती है। ठीक है, मिनिस्ट्री वाइज सारी न्यूज़ रहती हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिए। सनसेट टीवी है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा है अगर आपको डिस्कशंस में जाना है, डीप में जाना है चीज़ों को, तो अच्छे अच्छे मुद्दों पे उनके डिस्कशंस होते हैं, वो आप सुनिए। ठीक है, और लव एंड रेफरेंस फॉर भारत तो एब्सोल्युटली एसेंशियल है ही है। तो आगे चलते हैं, चलिए। तो अब ये क्या है, आप कहेंगे 100 डे स्ट्रेटजी, 90 70 60 डे स्ट्रेटजी। एक्चुअली में जो मैं शुरू में जब मेरा नॉलेज थोड़ा कम था तो मैंने 100 डेज लिए थे प्रीलिम्स के लिए अलग से, फिर उनको धीरे धीरे कम भी करता गया था जैसे जैसे मेरा बेस नॉलेज बढ़ता चला गया था। तो यहाँ पे, तो जो बेसिक
जो चीज़ है, आप मान लेते हैं हमको 100 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है? सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डे की स्ट्रेटजी हम मान के चलते हैं, तो उसमें क्या है, जो ओवरऑल पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। बेसिक्स कवर करने हैं, करंट अफेयर्स कवर करने हैं, ठीक है? तो जो बेसिक्स हैं उनको मैं डिफेंड द बेस कहता हूँ। डिफेंड द बेस में मेरे पास सारे नोटेड थे कि एनसीईआरटी से मुझे कौन से टॉपिक के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी एनसीईआरटीज़, और अगर बहुत ही स्पेशलाइज्ड टॉपिक है जैसे साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, तो उसमें कौन सी वाली एनसीईआरटीज़ के कौन से वाले चैप्टर्स, ठीक है? ये मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आपको मैं अपने कैप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाया करेंगी। आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो कॉन्कर द करंट में क्या है फिर? अच्छा, तो कितने डेज़? तो जैसे 100 डेज़ है, तो मैं लगभग 40% डेज़ अपने डिफेंड द बेस के लिए रखता था, 40 टू 50 डेज़, है ना? 10 दिन इसलिए प्लस माइनस कि कई बार होता है थोड़ा-सा बीमार पड़ गए, तो इतना लेके चलना पड़ता है। तो अगर आपके 8 सब्जेक्ट्स में डिवाइड आपने किया है प्रीलिम्स के पेपर को, आप उसमें कितने भी सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर जो रहते हैं, कुछ तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ये सब चीज़ें हुई, ये तो साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ये सब सेम रहता है। कई बार लोग आईआर, ठीक है? आईआर को मैं एक्चुअली में करंट अफेयर्स में ले लेता हूँ। तो एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर को एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेता हूँ। तो आप उसमें कुछ ऐसे डिविजन्स होते हैं, बेसिकली 7 टू 8 डिविजन्स होते हैं। तो उनकी एनसीईआरटीज़ को अगर आपको 40% टाइम, मतलब 40 डेज़ में 100 का पढ़ना है, तो 5 डेज़ ऑन एन एवरेज, 1 वीक, मैक्सिमम 1 वीक एक सब्जेक्ट में लगना चाहिए, है ना? उसमें हमको 11th-12th की एनसीईआरटीज़ भी खत्म करनी पड़ेंगी सारी। देखिए, पर डे आपको 100 पेजेस तो अगर आप पढ़ते हैं तो आप दिल्ली दूर नहीं है, फिर आपका मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और डिटेल में चीज़ें बताएँगे कि पर डे का भी कैसे मैनेजमेंट करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया, काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं अगले किसी शॉर्ट्स में या वीडियो में बता दूँगा, तो चैनल पे रहिएगा इस पे। कॉन्कर द करंट के लिए क्या है? एटलीस्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स, एटलीस्ट 18 मंथ का भी जा सकते हैं। थीम्स एक्चुअली में रिपीट होती रहती हैं, उन्हीं के ऊपर करंट अफेयर्स चलते रहते हैं। जैसे गवर्नर का इशू है, गवर्नर और स्टेट की टसल हमेशा चलती रहती है। तो वो अगर आप 18 मंथ का भी करते हैं, तो हो सकता है गवर्नर के बारे में बार-बार पढ़ें। तो करंट अफेयर्स भी आपको इस तरीके से पढ़ना है कि उससे भी आपको एक बार बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी बेसिक्स भी वही पूछने वाली है शायद जो न्यूज़ में है। यूपीएससी क्या चाहती है बेसिकली, एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी चाहती है आपसे। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि आप हाफ बेक्ड ओपिनियन ना बना लें उस इश्यू के बारे में। कोई कह रहा है कि गवर्नर गलत है, कोई कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट गलत है। आपको अगर पता रहेगा कि ये मुद्दे हैं, जो 69th अमेंडमेंट एक्ट जो जोड़ा गया था, उसके कारण दिल्ली की ये पावर्स हैं, ये इश्यूज हैं, तो इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको बेसिक्स कवर कर लोगे करंट का, तो बढ़िया रहेगा। तो आपका बेसिक्स 2-3 बार कवर हो जाएगा। 2-3 बार करंट अफेयर्स कवर करना है, ठीक है? और उसमें कई ऐसी चीजें भी जो बिल्कुल प्रीलिम्स स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कोई नई स्पीसीज आ गई, कोई एक खास प्रकार की चीज़ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने किसी अपने स्पीच में उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये वाली मशरूम कहाँ होती है, तो वो पूछ लेगा यूपीएससी, ठीक है? अ, अच्छे ऑथेंटिक स्पीचेस भी सुनिए, राष्ट्रपति की जो स्पीचेस होती हैं उनको जरूर सुनिए। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कई बार ऐसी स्वतंत्रता सेनानी वुमेन के बारे में बात करते हैं, तो हो सकता है उस पर क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री में, ठीक है? तो अपन को उनको जाके सबको नोट करना है। तो ये चीज़ है। इसको भी मैं लगभग 40 टू 50% टाइम, मतलब 40% ही देता था। अब ये 100 डेज में ये कवर हो जाता है, और प्लस हम 20-30 डेज जो बचते हैं लास्ट के, जैसे अगर 40% तो 20 डेज बचे, है ना? 20 डेज लास्ट के मैं मॉक्स के लिए रखता था, और डेली बेसिस पे मॉक्स लगाता था। तो आपको अब इन पूरे 3 मंथ की मैं एक बेसिक स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या है। अच्छा, तो रेगुलर मॉक्स चलने चाहिए, खासकर लास्ट के 70-60। मैं क्या करता था, 70 से 60 दिनों में लास्ट के 25-30 क्वेश्चन रोज लगाता था। और फ्री इनिशिएटिव जैसे आयुष बाबा का चलता था एक, और 2015 से सबसे पहले उन्होंने चालू किया था ये, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों के क्वेश्चन रोज देते हैं आपको, तो आपका रिवीजन अच्छा होता रहता है। तो मैं ऐसे करता था, तो लगभग 1500 क्वेश्चन 60 दिन में लग जाते हैं, 1500 से ऊपर।
कई लोग क्या करते हैं 15 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, पूरे फुल टेस्ट जो फुल लेंथ होते हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से, उठा के लगा लीजिए सीधे। तो या तो वो लगा लीजिए 15 मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन वाली, या 25-30 डेली। मैं 25-30 डेली वाले लगाता ताकि मेरा माइंड मेकअप हो जाए और मेरे माइंड को आदत हो जाए। और फिर 6-7 में 100 जो क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है वो भी लगा लिया करता था। ठीक है। तो फिर क्या, असेसमेंट और मॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मॉक्स लगाने से ये नहीं होता कि हमारे 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं और फिर आपने एनालिसिस नहीं किया तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। जो मिस्टेक आप यहाँ कर रहे हो वो वहाँ भी करेंगे जाके। असेसमेंट करना है रोज़ अपनी क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और मिस्टेक्स एनालाइजिंग के लिए सबसे सीक्रेट वेपन जो काफ़ी लोग हो सकता है आपने सुना हो, मैंने टॉपर्स का सुन के सीखा था। एक टॉपर थी, उन्होंने बताया था कि डायरी ऑफ मिस्टेक मेंटेन करिए, जो भी मिस्टेक्स होती है मॉक में अपने लिख लीजिए। ठीक है, कि मैंने ये वाली सिली मिस्टेक करी, या सिली मिस्टेक तो खैर असेसमेंट में आपको लिखना ही है, ये नहीं करना है। आपने रिवीजन का लैक हो रहा है तो उस कारण से कई बार हो सकता है कि, तो आप लिखते भी जाओगे कि अच्छा ये तो मुझे याद नहीं आया, मुझे याद ही नहीं आया विजयनगर एम्पायर किसने बसाई थी, है ना। तो याद नहीं आया तो ये लिख लोगे तो एक बार जाके देख लोगे, तो वहाँ रिवीजन आपके जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं वो कवर होते चले जाते हैं। और इस सीक्रेट वेपन जो डायरी ऑफ मिस्टेक है इसका आपको रिवीजन भी करना है 5 से 6 दिन के बाद, कि कितनी मिस्टेक्स हो गई टोटल, कितनी भी हो। सबसे बड़ी बात है, मिस्टेक करना इज अ वेरी गुड थिंग प्रैक्टिस के समय। यहाँ कर लोगे वहाँ नहीं होना चाहिए, तो रिवीजन करते रहना है। अच्छा, जो एक और चीज है जो टूल है स्ट्रेटजी की, नोइंग माई ऑप्टिमम अटेम्प्ट्स। ऑप्टिमल टर्म्स क्या होते हैं, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। तो कई लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि हम बहुत कम क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाता है ना। अभी शायद 80-90 जाने लगा है कट ऑफ। जब मैं शुरुआत किया तो 103 114, तो कभी भी इतना नहीं जाता है कि आपको पूरे क्वेश्चन लगाने ही पड़े अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। तो कई लोग ऐसे करते हैं, हम 60 लगा लेंगे और 50 सही हो जाएंगे, तो उसमें से 10 के 3 मार्क्स और कट जाएंगे, तो 47 × 94 हो जाएंगे, है ना। तो कई लोग ऐसा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो आई होप आपको पता हो। तो उसमें क्या है कि मुझे अपने, जैसे सबका अपना अलग अलग होता है कि किसका कितना हिट रेशो बैठ रहा है। ठीक है, जैसे मुझे जो पता होते हैं वो भी मेरे 10 में से 7 या 8 ही सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी पूछता ही इस तरीके से है, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि जो आपने पढ़ा हुआ है वही आ गया। उस लैंग्वेज ऐसी बिठाएगा कि आपको थोड़ा-थोड़ा डाउट होता ही रहेगा। तो हमेशा मान के चलिए, आपके अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपके 10 में से 7-8 जानने वाले सही होंगे, जो आपको लगता है कि मुझे आते हैं वो। फिर मेरे जो गैस वर्क करता था मैं, जैसे अगर 50-50 हो गया कि ये 2 में से 1 आंसर है, तो इसमें मेरे इसमें लगभग 10 में से 6 सही हो जाते थे। ठीक है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपका क्या है। तो इसका एक टूल अच्छा है, ये भी किसी टॉपर की वीडियो में मैंने देखा था, कि एक ही टेस्ट को 4-5 बार लगाते हैं और उसको फिर हम 6-7 बार प्रैक्टिस देखते हैं। तो एक नंबर आ जाता है कि भाई जब तुम इतने क्वेश्चन करते हो तो तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, तुम्हारे मैक्सिमम। ठीक है। ये नहीं किस कितने लोगों के मैक्सिमम, उसमें तुम्हारी मैक्सिमम कितने में आ रहे हैं, तुमको वहीं जाके वो परफॉर्म करना है। तो सिंगल टेस्ट को कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया, टेस्ट उठाया 100 क्वेश्चंस का, आखिरी आखिरी में ये करता था। फिर मैंने उसमें से जितने मुझे आते हैं, तो मान लीजिए मैंने कोशिश करी कि 65 लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे तो दिक्कत हो जाती थी। अभी थोड़ा कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने लगा है, तो यू कैन अटेम्प्ट लेस ऑल्सो, जितने आपको आते हैं उतने लगाइए पहले। ठीक है, 30 आते हैं, 40 आते हैं, 30 में तो काम नहीं बनेगा। एटलीस्ट 40 लगाइए, क्योंकि 30 में 60 मार्क्स आएंगे अगर आपके पूरे सही होगा, जो कि होने ही नहीं है सही आपके पूरे, किसी के नहीं होते। तो 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट पहली बार में लगा के देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी पेपर का। ठीक है, फिर उससे मार्क्स देखिए कितने आ रहे हैं। फिर आप 60 लगा के देखिए अगली बार। वो वाले क्वेश्चन लगाइए जिनमें आपको अब ये है कि इन दो में से एक आंसर है। ठीक है, तो वो वाले लगा के देखिए। फिर आप देखिए कि वो वाले लगाइए, फिर मार्क्स काउंट करिए। वो मार्क्स जब काउंट करेंगे तो आपको पता पड़ेगा थोड़े से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। फिर आप लगाइए, आप 20 लगाइए और लगाइए, कितने 60 हो गए थे, आप 20 और लगा के देखिए, या 10-10 करके बढ़िए आगे। अब देखिए आपका कितने में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। कई बार होता है कि आपने 80 लगाए हैं, लेकिन फिर आप बाद के 20 लगा रहे हैं तो आपके कम हो रहे हैं मार्क्स, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आप फिर 80 लगाइए। अगर ऐसा 6-7 बार करके देखिए, एक टेस्ट को 4-5 बार लगाइए, फिर ऐसा 6-7 बार करिए, तो आपको एक आ जाएगा कि भाई मैं तो जब भी 80 मैंने क्रॉस किया है तो मेरा हो जाता है। मेरे साथ होता था, मुझे 90 या 95 क्रॉस करने पड़ते थे, क्योंकि मेरा हिट रेशो उतना अच्छा नहीं रहता था।
है ना? तो मैंने ये देख लिया था कि मुझे इससे ये चीज़ पता पड़ गई थी, अगर मैंने 90 ऊपर क्वेश्चन किए तो मेरा होना ही है। क्योंकि साइकोलॉजिकल विन भी हो जाती है, वहाँ पे आप गए हो कि मुझे पता है मैं 90 क्वेश्चन लगाऊंगा तो मेरे हो जाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ कैसे पता करेंगे वहाँ पे भी जाके, वो भी आपको मैं बताऊंगा एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। अब है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़, तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डी डे स्ट्रेटजी क्या है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये प्रेशर का गेम है। यहाँ पे प्रेशर झेलना है आप। और ये कई बार आपने सुना होगा, क्रिकेट देखते होंगे जो लोग, कि दोनों ही टीम बराबर है, कौन जीतेगा? जो प्रेशर अच्छे से झेलेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल में प्रेशर अच्छा झेल गई इस बार, है ना? तो जो टीम प्रेशर अच्छा झेलती है सेम कॉम्पिटेंस के लेवल में भी, वो जीतता है जो अच्छा खेलता है। तो अब टी डे में क्या है, 2 घंटे के अंदर आपको पूरे साल भर की आपकी मेहनत आपको परफॉर्म करना है वहाँ पे, उस मेहनत को लेके प्रेशर आता है। हर बार आता है, मुझे हर बार आया। और बस मुझे, लेकिन मैंने अपने कुछ टूल्स बना रखे थे कि जब भी ऐसा होगा तो मैं अपने आप को ये बोलूंगा, ठीक है? तो डी डे स्ट्रेटजी का सबसे पहली शुरुआत होती है पिछली रात से। आपको टाइम पे सो जाना है। जब भी सोना है आपको 7 to 8 आवर्स की नींद ले लो, अच्छा है। कम नींद लेके भला कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपको अब जितना नॉलेज होना था वो तो हो गया, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता पड़ने वाली है एग्जाम हॉल के अंदर। उसके लिए आपके माइंड को रिलैक्स्ड होना, अच्छे से स्लीप लेके जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ आपसे, अच्छे से सो के जाओ। अगर आपने साल भर पढ़ा है, फिर 3 महीने आपने ये जो प्रोसेस मैंने बताई ये की है, अच्छे से सो उस रात को। सवेरे उठो, खासकर अगर आपका मेट्रो सिटी में है सेंटर, तो फिर थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए, ठीक है? वो मत रखिए कि 1 घंटा लगता है तो मैं 1 घंटे पहले निकलूंगा। 2 घंटे पहले निकल जाओ, है ना? 1 घंटा घर में एक्स्ट्रा रह के आप क्या जीत जाएंगे बताइए? ठीक है, वहां पहुंच जाइए, कामली बैठे रहिए, है ना? वहां जाके वेट कर लीजिए। रास्ते में कई बार ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं, वो हमको बचना है उस दिन, ठीक है? साल भर की बात है, आराम से जाइए उस दिन। ठीक है, सेकेंडली क्या है, फिर एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो कई लोगों का लेट नाइट का शेड्यूल रहता है, मेरा भी रहता था। उस कारण से उस समय दिमाग को चलने की आदत नहीं होती है, तो कोशिश ये करिएगा 15-20 दिन पहले से सवेरे उठ के एग्जाम टाइम पे मॉक लगाने लगिएगा। लास्ट के जो मॉक टेस्ट मैंने बताए थे, फुल टेस्ट आप उसी टाइम पे लगाइए ताकि माइंड आपका प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? तो क्या करना है, मैं क्या करता था, टी पी लेता था, मेरी चाय से हो जाता है मेरा काम। मतलब चाय खूब पी के चले जाओ, दिन भर मुझे एनर्जी रहती थी, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो और कई लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कई लोग मीठी चीज़ें साथ में ले जाते हैं, वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह ले जाते हैं, खाते हैं। तो क्या है, जो भी है मेंटली एनर्जेटिक रहना है। और जो मीठी चीज़ होती है, इट इज़ नोन कि वो थोड़ी-सी अच्छी एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है। जो घी शक्कर और दही शक्कर का कॉन्सेप्ट आपने देखा ही होगा, हमारे विज़डम है हमारी एंशिएंट। तो वो इसीलिए है कि जब बाहर जा रहे हो तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता पड़ेगी, एंड यू विल नीड शुगर। ठीक है, अब आप एग्जाम पर में बैठे, आपने देखा कि एकदम से क्वेश्चन आपने करने चालू किए, नहीं बन रहे, ठीक है? नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, 10-15 नहीं बन रहे, टेंशन में आ जाओगे, कोई बात नहीं। सेक्शंस उठाइए, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है, वहां जाइए। पॉलिटी अगर आपने लास्ट में पढ़ के गए पिछले 15 दिन में, पहले पॉलिटी कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस एक दो लगने लगेंगे ना, अपने आप ही एकदम से मोमेंटम बन जाएगा। पेपर बहुत कठिन लग रहा है, डोंट वरी, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, इट मीन्स द पेपर इज टफ, इट इज टफ फॉर एवरीबडी, सबके लिए टफ है। आप अपना बेस्ट करके आइए, वहां पे हो जाएगा सिलेक्शन। पिछली बार का पेपर तो इतना टफ था कि मुझे लग रहा है 75 या 80 के आसपास कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? तो वहां जरूरी नहीं है कि एक मनगढ़ंत नंबर लेके नहीं आना कि 120 से ही नंबर लेके आने, नहीं। पेपर टफ है, यू विल नो, अगर आपने अच्छी से प्रिपरेशन करी आपको पता पड़ जाएगा कि इसके लिए कितना बेटर रहेगा। अपने नॉलेज को ट्रस्ट करना है, यूपीएससी डिमांड्स योर करेज एंड योर ट्रस्ट ऑन योर नॉलेज। और क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्वेंट चाहता है जिसको हमेशा ऐसी सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन उसको उसमें बेस्ट आउटकम लेके आना होगा। तो उसके लिए धोनी को रिमेंबर करिए, कितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो काम रहता है। और धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि व्हाट ही डू इज, कि वो क्या करता है, वो ये सोचना छोड़ देता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ये मैं खुद भी करता था, मैंने अभी उसका इंटरव्यू देखा कि वो भी यही करता था। मैं अपने आप को जब ऐसा लगने लगता था बहुत टेंशन हो रही, क्या होगा क्या होगा, साल भर का ये हो गया, दिक्कत हो गई, ऐसा पेपर लगा रहा हूँ, ठीक है?
तो फिर मैं क्या करता था कि मैं बस ये सोचता था कि नहीं होगा तो क्या होगा यार, ज़िंदा तो रहेंगे, क्या कोई और चीज़ कर लेंगे, ठीक है? तो ये ऐसे क्या होगा, थोड़ा-सा कामनेस आती है, बस वो कामनेस आई, माइंड आपका फिर से रीग्रुप हो जाता है और आप फिर से करने लगते हैं। 2-3 बार अनुलोम-विलोम कर लीजिए बैठ के, सोचिए मत कोई क्या सोच रहा है, ठीक है? इट इज़ अबाउट यू, योर ड्रीम्स, तो डोंट थिंक व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। तो इसमें फिर कामनेस हो गई, करेज चाहिए चाहिए। फिर अपना जो है, अपना फिर क्या होता है, एक मैं प्लान बी भी प्रिपेयर करके रखिए कि क्या होगा जब इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ या यू विल नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। क्या होता है, जैसे 1 सवा घंटे बाद मैं देखता था काउंट करके, तो अगर कंफर्टेबली मैं उस रेंज में हूँ कि मैं क्लियर कर जाऊँगा, तो फिर अ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है और कई बार ऐसा होता है कि ब्लैकआउट होने लगता है माइंड में कि आप पढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ये लास्ट के कुछ अटेम्प्ट्स मेरे साथ होने लग गया था। पेपर बहुत टफ आने लगे थे, लेंथी आने लग गए थे। माइंड थक जा रहा था ज़्यादा, ब्लैकआउट होने लग जाता था। देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन को लेकिन वो अंदर नहीं घुस रहा है, तो उसके लिए मैं भी पहले से प्रिपेयर था। ठीक है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे पता था कि एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं बहुत अंदर परेशान हो जाऊंगा। मैंने सुन रखी थी कहानियां लोगों की कि ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, माइंड फ्रीज होने लगता है। तो मैं पहले से प्रिपेयर था कि ऐसा होगा तो क्या करूंगा, फिर मैंने कुछ फंडे बना रखे थे। फिर ये चीज मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मैं तीसरे लेवल तक नहीं सोच पा रहा हूँ, 2 लेवल तक अंदर में उसको नहीं एनालाइज कर पा रहा हूँ। फिर मुझे ये चीज़ दिखेंगी तो मैं उसको एलिमिनेट करके ये चीज़ गलत मार्क करूँगा। तो कुछ फंडे हैं उसमें, आपको अगली स्लाइड में बताऊँगा कि कैसे वो फंडे देखने होते हैं। तो मेरा यह है कि ब्योमकेश बख्शी माइंडसेट से जाना चाहिए पेपर जब कर रहे होते हो। यूपीएससी वांट्स यू टू फाइंड द राइट आंसर, ठीक है? वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं। पहला पेपर भी जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, सी सेट का ही पेपर है, वो भी एप्टीट्यूड का पेपर, ये जीएस का लगता है। तो कैसे एप्टीट्यूड का है कि यूपीएससी, कई बार मैंने देखा था प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगा रहा था पहली बार, तो मैंने देखा कि वो 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में कोई चीज होती है, तो उसने वहां पे उस चीज की जगह नॉर्थ जगह एक जगह एस लगा दिया सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लूज देखते रहना है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो सोचना ही नहीं है, आपको हर चीज ट्राई करनी है। देखना है कि हर क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी कुछ ना कुछ वहां पे क्लूज छोड़ता है कई बार। कई बिल्कुल ही अनडुअल क्वेश्चन होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, 3-4 तो छोड़ ही देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हर क्वेश्चन को करो और हो जाएगा। यूपीएससी करे, वो एप्टीट्यूड ही चेक कर रहा है आपका। तो ब्योमकेश बख्शी मैं इसलिए क्योंकि मैं 90s का हूँ, तो मैंने ये सीरियल देखा हुआ है, तो मैं इसका एग्जाम्पल है। और मैंने शर्लॉक होम्स भी देखा हुआ है, तो जो लोग अभी शर्लॉक होम्स वाले, तो आपको ये वाला एटीट्यूड रखना है पेपर में। एवरीथिंग इज सॉल्वेबल if I can deduce things, if I can put my knowledge, if I can put my common sense into it। मतलब कॉमन सेंस भी कई बार हो जाता है, जैसे आपको पता है, आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि क्वेश्चन था कि उसमें सैटेलाइट का वेट दिया हुआ था और ऑर्बिट की लेंथ दी हुई थी। अब उसमें किसको क्या पता यार, एस्ट्रोसैट जो है वो कितने किलो का छोड़ा गया है, और लोग कहेंगे ये बकवास क्वेश्चन नहीं, दे आर चेकिंग योर बेसिक्स। कैसे? हमको पता है इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं थी पहले, क्रायोजेनिक इंजन आने के पहले, कि वो बहुत ही भारी भारी स्पेस सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट्स में भेज सके। जितना ऊपर जाना है उतना वजन कम होता जाता है, तो हमारा पीएसएलवी कम वजन का है। तो वो हायर ऑर्बिट में अगर उसको ले जाना है तो बहुत कम वजन की भेज पाता है, और हायर जो वजन होते थे उसके लिए हमको शायद फ्रेंच गयाना जाना पड़ता था, तो ये मुझे पता था। तो उसमें वजन दिया हुआ था काफी, और वो 1600 किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे थे कि 1600 किलोमीटर 2000 किलो की सैटेलाइट है। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, इतनी भारी 1600 किलोमीटर ऊपर, क्योंकि 400 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होती है, तो हम वहां तक इतनी भारी चीजें आराम से भेज लेते हैं, है ना? तो फिर मैंने वो उसको गलत मान लिया, और फिर घर आके देखा तो वो गलत ही था। तो ये चीज एक विजडम मैंने खुद से क्रिएट की थी मॉक लगाते हुए कि ऐसा भी बेसिक्स होता है। फिर एक बार ये भी पता पड़ी कि काफी जब मॉक लगाए तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो पता पड़ा कि नंबर्स ज्यादातर वो गलत ही करते हैं, नंबर्स जहाँ भी आते हैं वो गलत करते हैं। तो ये चीज कब काम आती है, ये पहले उसमें नहीं, इंस्टेंस में पहले आपको नॉलेज के साथ ही जाना है एप्लीकेशन में, लेकिन जब ब्लैकआउट होने लगे या फिर आपको ये लगे कि मेरा नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहा है तो फिर मरना क्या, फिर शहीद होना है, तो शहीद होने जाओगे तो हो सकता है जिंदा भी रह जाओ। ठीक है, तो उसमें फिर ऐसा करना है आपको कि कुछ स्ट्रेटजीज हैं, इनकी लिस्ट है पूरी। एक मेरी एक फ्रेंड है निशिगंधा, उसने पिछले साल बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था उसमें, उसने आईफोस का भी कट ऑफ क्लियर किया जो कि 10-15 सिविल्स के कट ऑफ से ऊपर होता है।
तो उसने इंस्टेंटली वहीं पे कई फंडे बनाए थे। तो ये जो साइकोलॉजी, जब आप विनर एटीट्यूड लेके जाते हो ना, तो कई फंडे आप पेपर में वहीं पे बना लेते हो डायरेक्ट। एलिमिनेशन नहीं था पिछले साल के पेपर में पॉसिबल, लेकिन व्हेन आई टॉक टू हर शी सेड कि मयूर उसमें भी किया जा सकता था। और वो पहले से बना के गई थी प्लान कि अगर एलिमिनेशन एलिमिनेट हुआ तो मैं तब भी कर लूंगी फंडे लगा के चीज़ों को। तो उसने किया है, ठीक है। उससे भी और उसने बनाई हुई है लिस्ट एक काफ़ी चीज़ों की। वो लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देती है। लैंग्वेज का एक फ़ील आता है, वो उसका कहना है यूपीएससी के पेपर्स में लैंग्वेज का फ़ील होता है, उसमें पता पड़ रहा होता है कई बार कोई चीज़ पॉज़िटिव है, कोई नेगेटिव है, आंसर्स भी कई बार पता पड़ रहे होते हैं। काफ़ी जब आप पीवाईक्यूज़ और लगातार 2-3 महीने तक एनालिसिस करते हो, आपको पता पड़ने लगता है कि कुछ-कुछ लूपहोल्स हैं सब जगह, बहुत सारे प्रकार के हैं। आई विल डिस्कस देम लेटर लेटर इन अ सेपरेट वीडियो, ओके? तो आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन 2016 के, जिसमें मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी आए थे और उसमें मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। शुरुआत का अटेम्प्ट था मेरा लगभग, लेकिन उसमें सबसे हाईएस्ट आए क्यों? क्योंकि मैंने एप्टीट्यूड अपना बहुत खुले माइंड से गया था मैं, और निडर एटीट्यूड से था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द टर्म अराघट्टा रिफर्स टू। अब मैंने सुना ही नहीं था ये। फिर मैंने क्या किया, इसका डिकोडिंग करते हैं। चलो ब्योमकेश वक्त सुनते हैं। अरा घट्टा, घटा, घटम, घटम मैंने पढ़ रखा था आर्ट एंड कल्चर में, वो जो मटका होता है उसको बजाते हैं। घट को कहते भी हैं घाट पे, जो घट, घट से समझ जाओगे आप कीवर्ड की मटके को बोलते हैं। अब जब देखें मटका, बॉन्डेड लेबर से मटका चीज रिलेटेड, लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर, मटका से तो नहीं जोड़ रहा है घट्टा से कुछ। वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, तो आपको एकदम से याद आएगा कि जो आपने कभी देखा हो, तो उसमें यूटेंसिल बंधे होते हैं चक्कर में, और कोई जानवर घूमता है तो वो पानी लेके ऐसे डालता है, तो यूटेंसिल से मटका हो सकता है बंधा हो। हरा घट, बस मैंने ये लगा दिया, ठीक है। ये सही निकला बाद में। फिर ये देखिए, आईएनएस अस्त्रधारणी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आईएनएस अस्त्रधारणी दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तो ये इंडियन नेवी का कोई इक्विपमेंट था। फिर मैंने इसकी कहा वर्डिंग्स पे ही जाते हैं। आप यू कैन डिकोड आंसर्स। ये अस्त्रधारणी, अस्त्रधारणी, ठीक है। धारण करते हैं, अस्त्र, अस्त्र जो फेंकी जाती है चीज, ठीक है, धारण करते हैं, या फेंकी जा सकती है, या हाँ, शस्त्र जो है हाथ में लेके शायद लड़ते हैं उसको शस्त्र कहते हैं, और अस्त्र शायद फेंके जाते हैं, है ना। तो ये चीज पता है, चलो वो भी ना पता हो, धारण, अस्त्र मतलब पता है वेपन, धारण मतलब जो उस चीज को धारण कर सके और फेंक सके। अब चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, एम्फीबियस जो पानी मिट्टी दोनों में चलती है, हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, हो सकता है, देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं, इसको अभी मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है। फिर टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, एक वेसल है जो टॉर्पीडो को अंदर अपने रखता है समाये तो लॉन्च भी करता है, समझ रहे हैं? अस्त्र धारण, धारण भी करता है और अस्त्र भी है उसका। मैंने लगा दिया, ये भी सही निकला, क्योंकि ये कोई वैसा गैस नहीं है, ये एक्चुअली में एजुकेटेड गैस है, क्योंकि जो लोग बना रहे हैं वेपन्स, वो संस्कृत में नाम रखते हैं, हमें पता है, अग्नि, ठीक है, अग्नि है, अग्नि जैसा काम करती है, आकाश, आकाश में जाके काम करती है, पृथ्वी, लैंड टू, उसका मारक क्षमता है, एयर लैंड टू लैंड होगी। तो कुछ लॉजिक होता है, जो ऐसे इक्विपमेंट बना रहे हैं उनके पास लॉजिक नहीं होगा, अस्त्रधारी उन्होंने नाम जानबूझ के रखा होगा। तो विश्वास करिए दूसरे की भी उस पे, दिमाग पे। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और एक और था कि वो जो इंडिया ने अपना वो बनाया हुआ है जीपीएस सिस्टम, तो उसमें कुछ नंबर्स थे कि बहुत बड़ा एरिया दे दिया था, कुछ पता नहीं, कुछ ज्यादा ही, मैं पढ़ गया था 1500 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें 5-8 हजार स्क्वायर किलोमीटर दे दिया था, इतना नहीं था। तो ऐसी ऑब्वियस चीजें, आप अगर एब्सेंट माइंडेड है तो नहीं हो पाएगा, और डर जाएंगे कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है। पता वहां पे किसी को कुछ नहीं होता है, बताऊं, 20-25 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं पता होते हैं, लेकिन करने होते हैं। इसीलिए एग्जाम डिफरेंट है, और इसलिए मुझे इसमें मजा भी आता था करने में, एंड आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड अबाउट दिस एग्जाम, और वो मार्क्स में शो भी करता था मेरे। तो दिस वाज द थिंग, एंड दीज आर माय सोशल मीडिया आईडीज। यहाँ पे आपको जो भी और चीज़ें डाउट्स हों, यू कैन पिंग मी देयर, ठीक है। लिंक्डइन पे आप जा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे जीमेल पे कर सकते हैं, सामने है मयूर सिंह तोमर@gmail.com, और स्मार्ट
प्रेप आईएएस मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक आईडी भी अपनी बना ली है एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर फॉर दिस थिंग। जो भी प्रिलिम्स रिलेटेड है अगले 2-3 महीने हम लोग खुद भी मैं मेरी दोस्त एक इनिशिएटिव भी चला रहे हैं और खुद भी हम उसमें पढ़ेंगे साथ में क्योंकि वो भी इस बार का अटेम्प्ट दे रही है। तो एक कोहोर्ट टाइप का हम वहाँ पे रखेंगे जो लोग मुझे हमें लगता है कि अ, 10-15 मार्क्स से 10 मार्क्स से रह जा रहे हैं या उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो साथ में हम लोग उनको भी इंक्लूड करेंगे अपने। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन पिंग मी ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, टेलीग्राम का भी नीचे मैं आपको अपना वो दे दूंगा जहाँ पे मैं अगले 70-80 दिन 100 दिन तक रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डालता रहूंगा जो आपके काम आती रहेंगी। तो डू जॉइन मी देयर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स क्रैक इट। नमस्कार।